हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बढ़ते हैं हम आज करंट अफेयर क्लास की और अपने 30 जून के करंट अफेयर क्लास के क्वेश्चन देखेंगे हम। ये रहा हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। तो किस दिन विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस की बात करें तो कौन से दिन मनाते हैं? 25 जून, 26 जून, 27 जून या 28 जून? तो ये विश्व विकलांग दिवस 25 जून को मनाया जाता है। कब? 25 जून को। अच्छा, विश्व विकलांग दिवस को क्यों मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस को जो सफेद दाग से पीड़ित लोग होते हैं ना, उनके प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए अपन विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। ये दिवस किसके लिए सब किसको समर्पित है विश्व विकलांग दिवस? तो ये माइकल जैक्सन को समर्पित है विश्व विकलांग दिवस। किसको? माइकल जैक्सन, क्योंकि माइकल जैक्सन को भी ना विटलुगो था। किसको? माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन को भी विटलुगो था। तो माइकल जैक्सन की मृत्यु की बात करें तो माइकल जैक्सन की मृत्यु कब हुई थी? 25 जून 2019 2009। 25 जून 2009 में माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी, उनको भी विटलुगो था। और ये दिन विश्व विटलुगो दिवस 25 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। विश्व विटलिगो दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विटलिगो सफेद दाग से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना और समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए इसको मनाया जाता है। यह दिन माइकल जैक्सन को समर्पित है, जो स्वयं इनको विश्व विटलिगो था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जून 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? माइकल जैक्सन की। बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन हो रहा है कर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स होने वाले हैं उसका आयोजन होने वाला है, तो कौन सा राज्य इसका आयोजन कर रहा है? तो इसका 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है इसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो ये कहाँ पे होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर रहे हैं तो ये अभी बिहार में होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं? बिहार में होने वाले हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका कौन सा संस्करण? तो इसका 5वां संस्करण है। अच्छा, बिहार में होने वाले, तो बिहार में ये कब होंगे? तो बिहार में ये कब कब इनको होने की आशंका बताई है? तो बिहार में ये अप्रैल मई में होंगे। कब? अप्रैल मई 2026 में ये होने वाले हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कहाँ पे? बिहार में। अब ये बिहार में होने वाले हैं तो बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार के सीएम कौन है? बिहार के गवर्नर कौन है? बिहार के लोक नृत्य क्या है? ये सब हम जान लेते हैं, बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारियां। तो बिहार के हम अगर कैपिटल की बात करें तो बिहार की कैपिटल है क्या है? पटना। अगर बिहार के सीएम की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी। बिहार के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद जी बिहार के गवर्नर है। कौन? मोहम्मद आरिफ। अगर हम बिहार के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहार के लोक नृत्य क्या क्या है? बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? जैसे बिहार में जाट जाट जाटिन होता है। और कौन सा होता है बिहार में? बक्खो होता है। बक्खो बखैनी। बक्खो बखैनी हो गया। ढोमचक हो गया। विदेशिया हो गया। पनवारिया हो गया। ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब बिहार के लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? बिहार के। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। क्या है मध्य प्रदेश की कैपिटल? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो कौन है? डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है। मध्य प्रदेश के हम गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगनलाल पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। कौन? मंगू भाई छगनलाल पटेल। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? मध्य प्रदेश में मटकी होता है। जावरा होता है। मटकी, जावरा, ये सब लोक नृत्य कहाँ के? ये सब मध्य प्रदेश के। और लोक नृत्य बताइए मध्य प्रदेश के। आड़ा खाड़ा नाच होता है। और सैला भड़ौनी होता है, साले लारकी होता है। ये सब मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। लिख देता हूँ एक दो और। साले लारकी और सैला भड़ौनी। कौन सा? सैला भड़ौनी। आड़ा खाड़ा नाच, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई अपनी। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव राय जी हो गए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो रमेन डेका जी छत्तीस के गवर्नर गवर्नर हो गए। अगर हम छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? जैसे छत्तीसगढ़ का अपना राउत हो गया छत्तीसगढ़ में। कौन? राउत। अच्छा, और कौन सा होता है छत्तीसगढ़ में? पंडवानी हो गया। और कौन सा होता है छत्तीसगढ़ में? भरथरी हो गया। और कौन सा लोक नृत्य होता है छत्तीसगढ़ में भरथरी के अलावा? चंदवनानी हो गया। कौन सा? चंदनानी। ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये सब लोक नृत्य अपने छत्तीसगढ़ के हैं। अगर हम बात करें
राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन-कौन से लोक नृत्य होते हैं? राजस्थान की पहले तो कैपिटल बताइए आप लोग मुझे। तो राजस्थान की कैपिटल अपनी रायपुर हो गई। क्या हो गई राजस्थान कैपिटल? रायपुर। अच्छा राजस्थान में सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा जी। अच्छा राजस्थान में गवर्नर कौन है? तो राजस्थान के गवर्नर बताइए, हरिबाऊ बागड़े। अच्छा राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान में कौन-कौन से लोक नृत्य होते हैं? यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। राजस्थान में लोक नृत्य कौन-कौन से होते हैं? घूमर हो गया, गणगौर हो गया, चकरी हो गया, ये सब कहाँ के हैं? ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हो रहे हैं? तो बिहार में हो रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हो रहे हैं अपने? बिहार में। कब होंगे? अप्रैल मई 2026 में। इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। हाल ही में जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम विश्वविद्यालय जो स्तरीय हैं, उनका 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण बिहार राज्य में किया जाएगा। सरकार ने इसे बिहार में अप्रैल मई 2026 तक कराने की योजना बनाई है, ताकि वहां के युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपनी जो प्रदर्शन अपने अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिले। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा। बोत्सवाना मां से बच्चे तक किस रोग के संचरण को समाप्त करके स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टीयर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? कौन सा पहला अफ्रीकी देश बना है? बोत्सवाना। बोत्सवाना पहला ऐसा अफ्रीकी देश बना है जिसको डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टीयर में शामिल किया है। तो डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टीयर में कब शामिल किया जाता है? जब कोई देश किसी बीमारी को लेकर, मतलब बिल्कुल उस बीमारी के बारे में खत्म कर देता है उस बीमारी को, तब उसको डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टीयर में शामिल किया जाता है। किसकी? डब्ल्यूएचओ की। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना बताइए कब हुई थी? स्थापना। अच्छा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रेजेंट टाइम पे डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है? देखो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न अपने हो जाएंगे। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है 1948 में। कब? 1948 में। कब होती है डब्ल्यूएचओ की स्थापना? 1948। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा इसके अध्यक्ष की बात करें, डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडनॉम। कौन है? टेड्रोस एडनॉम इसके अध्यक्ष हैं। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। तो पहला ऐसा अफ्रीकी देश बन गया है बोत्सवाना, जो मतलब किसी कौन सी बीमारी को, मलेरिया, तपेदिक या एचआईवी या फिर डायबिटीज। बोत्सवाना ऐसा पहला देश बन गया है जो एचआईवी के रोग के संचरण को समाप्त करके डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टीयर में शामिल हो गया है। कौन? बोत्सवाना। बोत्सवाना बना है, एचआईवी को समाप्त कर दिया है। अगर एचआईवी की बात करें तो एचआईवी कैसे होता है? यौन यौन जो संबंध होते हैं उससे एचआईवी हो जाता है, या फिर जो संक्रमित हुई सुई या सुरिंज से एचआईवी हो जाता है। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तपेदिक की बात करें तो तपेदिक कैसे होता है? जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु होता है, उसके फैलने से ये तपेदिक होता है, जिससे क्या है, जो फेफड़ों पर असर करता है, खांसी जुकाम जैसी स्थिति बन जाती है इसमें। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज कैसे होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। किससे? इंसुलिन की कमी से। इसी के साथ बढ़ते हम एक्सप्लेनेशन की ओर इसकी। तो बोत्सवाना विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से गोल्ड टीयर मान्यता प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। कौन? बोत्सवाना। क्योंकि उसने मां से बच्चे के एचआईवी के संक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। बढ़ते हैं इसी के साथ। किस शहर में 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। वो किस शहर में हुआ है? पटना में, नासिक में, चेन्नई में, पुणे में। तो बताइए कौन से में, मतलब 7वां हेलीकॉप्टर वो विमान शिखर सम्मेलन हुआ है और ये कब हुआ है? तो अभी ये हाल ही में पुणे में हुआ है। कहाँ पे? पुणे में हुआ है 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन। कब हुआ? ये 24 जून को। कब हुआ? 24 जून को। कब हुआ? ये 24 जून। अच्छा इसका आयोजन किस किस ने मिलकर किया है? तो इसका आयोजन विमान मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और ये 24 जून को हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री के तौर पे, सॉरी, मुख्य अतिथि के तौर पे, जैसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो कोई मंत्री राम मोहन नायडू इसमें मुख्य अतिथि थे। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर।
कहाँ पे हुआ है 7वें हेलीकॉप्टर छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन? पुणे में। 24 जून 2025 को पुणे में, कब? 24 जून 2025 को पुणे में हाईकोर्ट रेजेंसी में 7वां हेलीकॉप्टर एवं छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे नगर विमानन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार तथा पवन हंस और फिक्की के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा, द इमरजेंसी डायरी नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अभी द इमरजेंसी डायरी पुस्तक लॉन्च की गई है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। द इमरजेंसी डायरी की बात करें तो ये इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो गृह मंत्रालय के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन? अमित शाह। तो इन्होंने आपातकाल के दौरान जो 25 जून 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभवों को इसके बताया है, इसमें द इमरजेंसी डायरी में। किस पुस्तक में बताया? द इमरजेंसी डायरी में। इसको कब लॉन्च किया है? तो 25 जून को आपातकाल के 50वें वर्षगांठ के संबोधन में इसको बताया है। अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो द्रौपदी मुर्मू कौन है? माननीय द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत देश की राष्ट्रपति हैं। चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। कौन? चंद्रबाबू नायडू। कहाँ के सीएम है? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? ये आप लोग मुझे बताइए। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। कौन है? बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। बिहार के गवर्नर आप लोग बताइएगा मुझे। जैसे बिहार के मोहम्मद मोहम्मद आरिफ और आंध्र प्रदेश के गवर्नर आप लोग मुझे बताएं। अगर हम बात करें द इमरजेंसी डायरी नामक पुस्तक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकालीन भूमिकाओं और अनुभवों को दर्शाती है, का आधिकारिक लॉन्च केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यह पुस्तक 25 जून 2025 को, कब? 25 जून 2025 को रिलीज की गई। 1975 में लगाए गए आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ को से संबंधित है। बढ़ते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा अपनाया अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? सिंगापुर में, थाईलैंड में, ब्राजील में या दक्षिण कोरिया में? तो ऐसा मतलब किस देश के द्वारा भारतीय कृषक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक उर्वरक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इफ्को के बारे में हम बात करें तो इफ्को क्या है, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर बताते हैं शहर कौन सा ऐसा देश है। सिंगापुर, थाईलैंड, ब्राजील, दक्षिण कोरिया। इफ्को की बात करें तो इफ्को की फुल फॉर्म बताइए। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो किस देश में? तो ब्राजील ऐसा देश बना है। कौन सा? ब्राजील ऐसा देश बना है जो भारतीय कृषक इफ्को द्वारा पहला विदेशी नैनक उर्वरक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। कौन? ब्राजील। ब्राजील किस किस की मदद से मतलब ये संयंत्र स्थापित करेगा? जो विदेशी नैनो उर्वरक है उसका किस किस किसके साथ करेगा? किसके साथ करेगा ये इफ्को की जो नैनोवेंशन और सहकारी, जो इफ्को की नैनोवेंशन कंपनी और ब्राजील के नैनो नैनो फ्रंट के साथ मिलकर ये 7.3 के अनुपात में इसको बनाने जा रहा है। किसके कितने अनुपात में? 7:3 पर। किसको किस किस के साथ? इफ्को की नैन इफ्को की नैनोवेंशन, इफ्को की कंपनी, इफ्को नैनोवेंशन की कंपनी किस किस के साथ बना रहा है? इफ्को की नैनोवेंशन कंपनी और ब्राजील की नैनो फ्रंट, नैनो फ्रंट के साथ मिलकर 7.3 के अनुपात में इसको बनाने जा रहा है। ये क्या करेगा? 7.3 के अनुपात बनाए इससे कितने लीटर मतलब अ, इससे कितने लीटर मतलब वो होगी बताइए? नैनो फर्टिलाइजर इससे लगभग 4.5 मिलियन लीटर क्षमता नैनो फर्टिलाइजर उत्पादन करेगा। कितना? 4.5 4.5
लीटर, नैनो, मिलियन लीटर, मिलियन लीटर क्षमता का नैनो फर्टिलाइजर उत्पन्न करेगा। कितना फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का उत्पादन करेगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इसको अपनी पहली विदेशी नैनो उर्वरक उत्पादन संयंत्र ब्राजील में स्थापित करने जा रही है। यह संयंत्र इफ्को नैनोवेंसन की सहायक कंपनी और ब्राजील की नैनोफर्ट के साथ मिलकर 7.3 के संयुक्त उद्यम के रूप में बन रहा है। बढ़ते हैं इसी के साथ। इसे यूजीआरओ कैपिटल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। तभी यूजीआरओ के नए सीईओ को नियुक्त किया गया है। तो ये कौन बने यूजीआरओ के नए सीईओ? संजय शर्मा, अनुज पांडे, रवि मेहरा या फिर दीपक जोशी। तो यूजीआरओ के नए सीईओ कौन बने? यूजीआरओ का क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ये एनबीएफसी। कैसी? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी। तो इसके सीईओ अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके सीईओ अभी नियुक्त हुए हैं कौन बताइए? तो इसके सीईओ अभी अनुज पांडे नियुक्त हुए हैं। कौन? अनुज पांडे। ये अभी हाल ही में अनुज पांडे जी को यूजीआरओ में सीईओ नियुक्त किए गए हैं। जो अभी हाल अभी फ्रंट प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य जोखिम अधिकारी भी थे यूजीआरओ में, मुख्य जोखिम अधिकारी। सीआरओ। और ये टीम के सदस्य भी रहे हैं यूजीआरओ के। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी यूजीआरओ कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। अनुज पांडे कंपनी के संस्थापक टीम के सदस्य हैं और पहले मुख्य जोखिम अधिकारी भी रहे हैं। कौन? यूजीआरओ के पहले मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ रहे थे अनुज पांडे जी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी फ्यूचर फ्रंट रिपोर्ट के तीसरे संस्करण का शीर्षक क्या है? तो नीति आयोग ने अपनी फ्यूचर फ्रंट रिपोर्ट की तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। तो इसका संस्करण जारी कर दिया है। तो इसका शीर्षक क्या है? इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन, या इंडिया डाटा इम्परेटिव, द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस इन इंडिया, या फिर डाटा फॉर ऑल इंडिया विजन। तो इसका शीर्षक क्या है? फ्यूचर फ्रंट की जो रिपोर्ट जारी की है तीसरा संस्करण, उसका शीर्षक है इंडिया डाटा इम्परेटिव, द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी। क्या है? टुवर्ड्स क्वालिटी, द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी। नीति आयोग ने ये कब लॉन्च किया है इसकी बात करें, नीति द्वारा आयोग द्वारा ये फ्यूचर फ्रंट जारी किया है, इसको कब लॉन्च किया गया? तो 26 जून 2025 को इसको लॉन्च किया गया। कब? 26 जून 2025 को। अच्छा, इससे क्या होगा? जो नीति आयोग की फीचर फ्रंट रिपोर्ट आई है, इससे क्या होगा, इसमें क्या बताया गया है? तो यह रिपोर्ट जो डेटा की गुणवत्ता और चुनौतियों को उजागर करेगा तथा बेहतर डाटा इकोसिस्टम की आवश्यकता को पूरा करेगा। कौन? बेहतर फ्यूचर डाटा इकोसिस्टम है, उसको आवश्यकता को पूरा करेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। नीति आयोग ने भारत में डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली में सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कब 26 जून 2025 को फ्यूचर फ्रंट की तीसरी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इंडिया डाटा इंपरेटिव, द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी, इसका शीर्षक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो अभी अभी भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। तो वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल के कन्नूर में है। कहाँ पे है? केरल के कन्नूर में। केरल के कुन्नूर जिले में है। कहाँ पे? केरल के कुन्नूर जिले में है। तो ये पहले इसका नाम क्या था? जो पहले इसका नाम था क्या था? केरल का जो तितली अभ्यारण्य बना है, इसका पहले नाम क्या था? पहले इसका नाम था अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या था? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य।
अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? अरलम तितली अभ्यारण्य। क्या रख दिया है? अरलम तितली अभ्यारण्य। अगर हम बात करें अरलम तितली अभ्यारण्य की, तो अरलम तितली अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है, कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 55 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 55 वर्ग किलोमीटर। इसमें तितलियों की प्रजातियों की बात करें तो लगभग इसमें तितली की कितनी प्रजातियां? तितली प्रजातियां, तो इसमें तितली की लगभग 266 प्रजातियों को लिया गया है। कितनी प्रजातियों को लिया गया है? 266 तितलियों की प्रजाति। अच्छा, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य को तितलियों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण करेगा। ये क्या करेगा? तितलियों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण करेगा ये, इसलिए इसको बनाया गया। अच्छा, हम केरल की बात कर रहे हैं, तो केरल की अच्छा कैपिटल बताइए, केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल अपनी तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। अच्छा, केरल की बात चल रही है तो केरल केरल के सीएम कौन है ये बताइए? केरल के गवर्नर कौन है ये बताइए? तो केरल की गवर्नर की बात करें, पिनरई विजयन इसके गवर्नर है। सीएम कौन है? सीएम राजेंद्र अरलेकर है। तमिलनाडु के बताइए, तमिलनाडु के कौन कौन से सीएम है? तमिलनाडु सीएम कौन है? कैपिटल क्या है? गवर्नर कौन है? केरल के लोक नृत्य बताइए, केरल के लोक नृत्य भी बताइए। केरल में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? मोहिनी अट्टम हो गया अपना, कथकली हो गया, ओट्टम कूलम हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं? केरल में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम की बात करें कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर की बात करें कौन है? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है अपने? तो थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं बताइए? यक्षगान होता है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में बताइए, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? अपनी मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर बताइए, सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के गवर्नर है। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो लावणी होता है, लेजम होता है, ये सब कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। पढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल अब भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का घर बन गया है। कौन बना है? केरल अब भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का घर बन गया है। और कुन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभ्यारण्य तितली अरलम तितली अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया है। पढ़ते हैं आज का हमारा लास्ट प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में चीन के किस शहर में आयोजित हुई है? तो अभी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है? चीन के कौन से सहयोग में हुई है? चीन के मतलब किस शहर में हुई है? तो बीजिंग में हुई है, संघाई में हुई है, चिंगदाओ में हुई है, या शेंझेन में हुई है? तो ये अभी चीन के चिंगदाओ में हुई है। कहाँ पे हुई है? चीन के चिंगदाओ में हुई है। किसकी बैठक हुई है? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। अच्छा, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसमें मतलब किस चीजों के बारे में बोला है इन्होंने एससीओ में? तो यह जो बैठक है संगठन के सदस्य देशों के बीच, जो इस संगठन में जो सदस्य देश हैं उनके बीच रक्षा और सुरक्षा के तालमेल को बढ़ाना है। इसको रक्षा और सुरक्षा को लेकर अच्छे अपने तालमेलों को बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो एससीओ की बात करें तो इसमें कितने देश हैं? तो एससीओ में 6 देश हैं। कितने देश हैं? 6 देश हैं इसमें। 6 देश। कितने देश हैं? एससीओ में तो 6 देश हैं इसमें। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। चीन में है, चीन की बात चीन में है, ये चीन में चिंगदाओ। अब चीन में है तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? युआन। तो संघाई सहयोग बैठक एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक चीन के चिंगदाओ शहर में कब हुई? 25-26 जून को आयोजित की गई थी। आज के लिए इतना ही। ये हमारी कल की क्लास के रिवीजन के क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं रिवीजन के क्वेश्चनों को। तो किस दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। कब? 26 जून को। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सी पहल? विद्या शक्ति पहल चालू हुई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में। किसके लिए हुई है? सरकारी स्कूलों में जो शैक्षणिक बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनके लिए ये डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। किस राज्य में भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य करेगा? बिहार। किस राज्य में? बिहार में। बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्न में से कौन सा नासा
निम्न में से कौन नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो डोंगटी जानवी। डोंगटी जानवी पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई जो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली बन गई है। कहाँ की रहने वाली है तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। पढ़ते हैं इसी के साथ। किस राज्य में किस राज्य में प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये असम के गुवाहाटी में अम्बुबाची का मेला लगता है माता कामाख्या देवी की जी के लिए। हाल ही में लॉन्च की गई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रेम प्रकाश के। ये ऐसे क्रांतिवीरों के वीर गाथा उन क्रांतिवीरों के वीर गाथाओं के बारे में लिखा गया है इसमें, जिनका कभी इनको जब इतिहास में ज्यादा महत्व नहीं मिला। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए? तो एक्सियम मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला जी रवाना हुए। किससे मिशन के लिए? एक्सियम मिशन के लिए। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग बिलिंग कहाँ और कब आयोजित की जाएगी? तो अमरावती में। कब? अमरावती में जनवरी 2026 में इसको भारत की पहली क्वांटम बिली स्थापित की जाएगी। चमगादड़ों की किडनी में पाए गए नए वायरस परिवार का नाम क्या है? तभी चमगादड़ की किडनी में दो वायरस पाए गए, उनका नाम क्या है? निपाह और हैंड्रा। क्या क्या नाम है? निपाह और हैंड्रा। कहाँ पे पाए गए ये चमगादड़ की किडनी में दो वायरस पाए गए। ये कौन से परिवार से बिलोंग करती हैं? बिलोंग है निपा परिवार से ये है। कौन सी? निपाह हैंड्रा। अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये रोमानिया में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु आपातकालीन अभ्यास जो हो रहा है। कहाँ पे? रोमानिया में। ये कुछ दैनिक भास्कर के क्वेश्चन है। भारत विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों के मेजबान। तो भारत 2029 में कब? 2029 में भारत 2029 में विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। कहाँ पे होगा? गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। इनमें कई देशों के अधिकारी शामिल होंगे। अगर हम बात करें पहला उड़ने वाला रोबोट, तो इटली के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला उड़ने वाला रोबोट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आयरन कव MK3। क्या है? आयरन CUV MK3 इसका नाम है। इंसान जैसा यह रोबोट जेट इंजन की मदद से उड़ता है। इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने बनाया है। किसने डेवलप किया है इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप किया है। नया बांग्लादेश दिवस की घोषणा हो गई है। तो बांग्लादेश अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है। वहीं 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के दिन जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाएगा। कब? जुलाई विद्रोह के दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाएगा? 5 अगस्त को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर में जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इसमें 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स 25 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों के लिए है। अंडर 70 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो 17 महिला कुश्ती टीम वियतनाम के कुंग ताऊ में आयोजित अंडर 70 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनी। भारतीय महिला टीम ने कुल 10 पदक जीते इसमें, और इसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। कौन कौन से हैं? 5 स्वर्ण है, 3 रजत है, 2 कांस्य हैं। आज की कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया 3.0 अभियान की शुरुआत की, जिसमें AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट्स पर खास जोर रहेगा। केरल सरकार ने 2030 तक राज्य की पूरी राज्य को पूरी तरह से ई व्हीकल आधारित बनाने की नई नीति जारी की है। BSF ने पंजाब की सीमा पर ड्रोन से आए 7 किलो हेरोइन जब्त की। मानसून पूरे उत्तर भारत में सक्रिय, दिल्ली NCR में झमाझम बारिश के मौसम हुए। कानूनी रिपोर्ट देख लेते हैं आज की। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ रेगुलेटेड डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को राज्य सरकार के जवाब का तलब किया। ये दुर्घटना है कुछ। राजस्थान के नागौर जिलों में बस और ट्रक की भिड़ंत, 9 लोगों की मौत, 22 घायल हो गए हैं। मुंबई में बारिश के कारण मकान ढहने की पटना में 3 लोगों की मौत और कई घायल। मनोरंजन समाचार आज के। रणवीर सिंह की फिल्म शक्तिमान रणवीर सिंह की फिल्म शक्तिमान को टीजर जारी हो चुका है, जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। साउथ एक्ट्रेस सामंता ने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म साइन की। किसने? साउथ एक्ट्रेस जो है सामंता ने, उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड लॉन्च की है। फिल्म पुष्पा 3 की शूटिंग अगस्त से शुरू होने की घोषणा है। ये आज के अच्छे समाचार हमारे। भारत ने उड़ीसा तट में से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर है। भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण 2025 गोवा तट पर शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं मैंने बताया भी है आपको। वरुण, गरुण और शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण 2025 का अभ्यास होगा कहाँ पे हुआ है? गोवा के तट तट पर। आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार हमारे। फ्रांस में संसदीय चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। चीन ने पहला हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट
स्टार ड्रैगन का सफल परीक्षण किया है? क्या है चीन का हाइपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है? स्टार ड्रैगन का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका में गर्मी का प्रकोप, कैलिफोर्निया में 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है तापमान। विश्व समाचार, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक भुखमरी पर रिपोर्ट जारी की है। दुनिया में 78 करोड़ लोग अब भी कुपोषण से प्रभावित हैं। कितने? 78 करोड़ लोग। ऑस्ट्रेलिया ने नील गाय का पहला क्लोन तैयार करने की सफलता प्राप्त कर ली है। ब्रिटेन में महंगाई दर 3.2% तक स्थिर हुई। आज के खेल समाचार कुछ, विराट कोहली ने क्रिकेट से टेस्ट प्रारूप में संन्यास की घोषणा की। अब केवल टी20 और आईपीएल खेलेंगे वो। विम्बलडन 2025 के पहले दौर में भारत की अंकिता रैना ने जीत दर्ज की है। फुटबॉल यूरो कप 2025 में स्पेन ने इटली को 2-1 से हराया। भारत के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं हम। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। क्या है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। भारत में 8 यूनिक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिनमें वेस्टर्न घाट्स भी शामिल हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है। पढ़ते हैं इसी के साथ जीके टुडे आज का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 1946 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बताइए? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी विश्व को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है इस बार की? जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या है? जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लेना। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करें तो अवर लैंड अवर फ्यूचर, ये विश्व पर्यावरण की दिवस की इस बार की थीम थी। आज के जन्मे व्यक्ति एलोन मस्क, 28 जून 1971 को। टेक्नोलॉजी उद्यमी राजेश खन्ना जो है वो 28 जून 1942 को। बॉलीवुड अभिनेता है जी। बॉलीवुड अभिनेता कौन? स्वर्गीय मोहित चौहान जी की बात करें तो 28 जून 1966 को ये प्रसिद्ध गायक हैं। पढ़ते हैं इसी के साथ। और ये आप सब लोगों की हेल्थ के लिए आज के स्वास्थ्य सुझाव। बरसात के मौसम में संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? गंदे पानी, खुले में कटी हुई चीजें ना खाएं। गंदे पानी से बचें, खुले में कटी हुई चीजें ना खाएं, उबला हुआ ही फिल्टर पानी ही पिए, नियमित रूप से हाथ धोते रहें तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताजा फल और सब्जियों का सेवन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ये हमारा एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टॉवर, सी सेक्टर, इंद्रपुरी, भोपाल में। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। बाकी आपको पढ़ाई से लेकर कोई भी बात करनी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और ये कोचिंग का नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी संस्था का। आपको पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या हो, किसी भी मैटर पर कुछ भी पूछना हो, कोई भी पेपर का सिलेबस वगैरह कुछ भी डिस्कशन करना हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।